हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे एलसीआर के बारे में। हमने एलसीआर के बारे में पहले भी पढ़ लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि देखो एलसीआर जो होता है ना, ये एनहांसर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? एनहांसर की तरह काम करता है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है। क्या होती है यहाँ पे बताइए? हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है। अच्छा, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होगी तो उससे क्या होगा? हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होगी तो उससे होगा ये कि अगर हम इसको, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है तो अगर हम इस एलसीआर को अगर हम देते हैं क्या, डीएनएज, अगर हम डीएनएज देते हैं ना, तो ये एलसीआर क्या हो जाएगा? इस एलसीआर के क्या हो जाएंगे बताओ? टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इसके टुकड़े हो जाएंगे, मतलब डिग्रेड हो जाएगा। एलसीआर क्या हो जाएगा बताओ? एलसीआर डिग्रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? एलसीआर डिग्रेड, राइट। तो आपको ये बात पता होना चाहिए। एनहांसर की तरह काम करता है। हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है? एब्सेंट। याद रखना, एलसीआर जो होती है, हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है यहाँ पे? एलसीआर। तो जैसे ही मैं एलसीआर को डीएनएज देता हूँ, डीएनएज क्या होता है? डीएनएज जो डीएनए को ब्रेक करते हैं, तो जैसे ही मैं इसको एलसीआर देता हूँ, जैसे ही एलसीआर को मैं डीएनएज देता हूँ, एलसीआर क्या हो जाएगा? डिग्रेड हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ बताओ मुझे आप, ये क्रोमोजोम नंबर जो 16 होता है ना, जिसके बारे में हम बात करके आ रहे थे, ये क्रोमोजोम नंबर 16 है। इसमें यहाँ पे एलसीआर होता है और यहाँ पे कहीं पे हमारा अल्फ़ा अल्फ़ा चेन होती है। यहाँ पे हमारे पास क्या होती है? बीटा चेन, सॉरी, जीटा चेन, ठीक है, जीटा चेन होती है ना यहाँ पे, राइट। तो अगर देखो, ध्यान सुनना, अगर अल्फ़ा चेन एब्सेंट होगी, अगर अल्फ़ा चेन एब्सेंट होगी या अल्फ़ा चेन के अंदर म्यूटेशन हो जाएगा, या हम बोल सकते हैं कि अल्फ़ा चेन जो होती है इसके अंदर डिलेशन हो जाए। याद रखना, ये जो अल्फ़ा चेन है, अगर ये अल्फ़ा चेन एब्सेंट होगी यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 16 पे, ये म्यूटेशन हो जाएगा अल्फ़ा चेन में, ये इसमें डिलेशन करवा दें हम लोग, तो सीधी सी बात है, जो हमारी अल्फ़ा चेन है क्या वो बन पाएगी? देखो, अगर अल्फ़ा चेन एब्सेंट तो अल्फ़ा चेन बन नहीं पाएगी। अगर अल्फ़ा चेन में म्यूटेशन करवा दें हम, तो सीधी सी बात है, जो हमारे पास अल्फ़ा चेन बनेगी वो कैसे बनेगी? म्यूटेटेड बनेगी, किसी काम की नहीं होगी। और डिलेशन मतलब अगर इसको यहाँ से काट दें हम अल्फ़ा चेन को, तो हम कुछ आगे कुछ कर ही नहीं सकते। तो आप याद रखना, अगर ये कंडीशन होगी तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा? बताओ 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 बताओ। हम लिख सकते हैं कि जो अल्फ़ा चेन होगी, अल्फ़ा चेन, वो वेरी 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 लो बनेगी। कैसी बनेगी? वेरी वेरी लो। मैं ये बात क्यों बोल के जा रहा हूँ? देखो, एब्सेंट में तो बनेगी ही नहीं, म्यूटेशन में बनेगी, लेकिन म्यूटेटेड बनेगी, और डिलेशन में नहीं बनेगी। तो यहाँ पे म्यूटेशन लिखा है, इसलिए वेरी वेरी लो बनेगी, ये बात हम लिख के जा रहे हैं, राइट। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, क्रोमोसोम नंबर 16 पे अगर ये कंडीशन हो गई तो क्या होगा। वैसे ही इसमें कर सकते हो आप कि जीटा चेन, अगर इसमें जीटा चेन को एब्सेंट कर दे तो क्या जीटा चेन बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। वैसे ही आप एक चीज़ और याद रखें, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको ना। देखो, आपने दो डिजीज पढ़ी होगी, एक तो होता है अल्फ़ा थैलेसीमिया और एक होता है बीटा थैलेसीमिया। तो अल्फ़ा थैलेसीमिया क्या होता है और बीटा थैलेसीमिया क्या होता है? सीधी सी बात है, यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ कि अगर अल्फ़ा जीन, ये जो अल्फ़ा जीन है ना, ये अल्फ़ा जीन, ये अल्फ़ा जीन है, ये अल्फ़ा चेन वाली जो जीन है ना, याद रखना, अगर ये अल्फ़ा चेन वाली जो जीन है, अगर ये अल्फ़ा चेन वाली जीन क्या होगी बताइए? अगर ये अल्फ़ा चेन वाली जीन एब्सेंट हो, या मैं बोल सकता हूँ म्यूटेटेड हो, या मैं बोल सकता हूँ इसके अंदर डिलेशन हो जाए, कुछ भी कंडीशन बन जाए ना, या आप इतना लिख लो आप तो कि अल्फ़ा जीन जो है ना, अगर ये म्यूटेटेड होगी, अगर अल्फ़ा जीन म्यूटेटेड होगी, तो बताओ कौन सा डिजीज हो जाएगा? अल्फ़ा थैलेसीमिया। कौन सा डिजीज हो जाएगा? अल्फ़ा थैलेसीमिया। और अगर बीटा जीन अगर म्यूटेटेड होगी, कौन सी जीन? बीटा जीन अगर म्यूटेटेड होगी तो कौन सी डिजीज हो जाएगी बताओ? बीटा थैलेसीमिया, राइट। तो आपको कभी कभी ये आपसे पूछ सकता है कि अल्फ़ा थैलेसीमिया क्या होता है और बीटा थैलेसीमिया क्या होता है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। अल्फ़ा थैलेसीमिया क्या होता है बताइए? अगर अल्फ़ा जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाएगा तो उसे बोलते हैं अल्फ़ा थैलेसीमिया, और बीटा जीन में अगर म्यूटेशन हो जाए तो उसे बोलते हैं बीटा थैलेसीमिया। हमने क्या पढ़ा? एलसीआर एनहांसर की तरह काम करता है। हिस्टोन एब्सेंट, एलसीआर को अगर डीएनएज देंगे, एलसीआर डिग्रेड, रीजन क्या है? हिस्टोन एब्सेंट। क्रोमोसोम नंबर 16 पे जो अल्फ़ा चेन होती है, अगर ये एब्सेंट है या म्यूटेशन इसके अंदर हो जाए या डिलेशन हो जाए, तो अल्फ़ा चेन वेरी 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 क्या बनेगी? लो या लेस बनेगी। अल्फ़ा जीन अगर म्यूटेटेड है, कहानी क्या हो जाएगी बताओ? एक डिजीज होगी, डिजीज का नाम क्या है? अल्फ़ा थैलेसीमिया। अगर बीटा जीन में म्यूटेशन कर दे तो एक डिजीज होगी, उसका नाम क्या होगा? बीटा थैलेसीमिया। याद रखना आप इसको, उतार लो इसको ना।
आगे चले। आपको याद क्या रखना है? सब कुछ रखना है, लेकिन इस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना। अल्फा थैलेसीमिया कैसे होता है, बीटा थैलेसीमिया कैसे होता है? म्यूटेशन से, है ना। अच्छा एक बात बताइए, ये हम आरबीसी बोलते हैं ना, आरबीसी, इस आरबीसी का फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा कौन करता है? कहाँ पे सबसे ज़्यादा आरबीसी का फॉर्मेशन होता है? किसी को पता है? आरबीसी का सबसे ज़्यादा फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो यहाँ देखिए, जो आरबीसी होती है ना भाई, आरबीसी, मैं इसको मैं ना आपको एक ग्राफिकली बताता हूँ कि कहाँ से सबसे ज़्यादा आरबीसी बनती है, उसके बाद फिर कौन बनाता है, फिर कहाँ से बनती है, सबसे कम आरबीसी कौन बना के जाता है, हम सारी बातें देख लेते हैं। यहाँ देखो, मतलब यहाँ पे हम लिखो परसेंटेज सेलुलर परसेंटेज सेलुलराइजेशन ऑफ आरबीसी, ठीक है, परसेंटेज सेलुलराइजेशन ऑफ आरबीसी। और इधर मैं लिखने जा रहा हूँ बच्चों, बताओ क्या, इधर लिखने जा रहा हूँ, बताओ क्या, जो भी जहाँ पे बनती है उसको लिखेंगे हम यहाँ पे। देखो, आप अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे ज़्यादा आरबीसी कौन बना के जाता है, तो हमारी जो वर्टिबल कॉलम होती है ना, वर्टिबल कॉलम, ये ऐसे इस तरीके से होती है पीछे की तरफ, है ना, ये वर्टिबल कॉलम जो होती है ये बनाती है हमारी सबसे ज़्यादा आरबीसी। याद रखना इस चीज़ को, हमारी जो वर्टिबल कॉलम होती है, वर्टिबल कॉलम जो होती है ये सबसे ज़्यादा आरबीसी बनाती है। अच्छा, फिर इसके बाद कौन बनाता है? जो हमारा स्टर्नम होता है ना, मैंने आपको बताया था स्टर्नम क्या होता है, ये हमारा स्टर्नम है, ठीक है, आगे की तरफ। तो जो वर्टिबल कॉलम के बाद सेकंड नंबर लगता है किसका? स्टर्नम का। अच्छा, वर्टिबल कॉलम सबसे ज़्यादा आरबीसी बनाती है, फिर बनाता है स्टर्नम। तीसरा नंबर किसका लगता है? तीसरा नंबर लगता है रिब्स का। और चौथा नंबर हमारी रिब्स होती है ना, पसलियाँ, वो देखो बच्चों, आपको लगता होगा कि यार आरबीसी बनाती है फीमर, है ना, फीमर जो होती है वो, टीबिया जो होती है वो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे ज़्यादा बनाती है वर्टिबल कॉलम, फिर स्टर्नम, फिर बनाती है रिब्स, फिर नंबर लगता है किसका? फीमर का, फीमर का, ठीक है। और फीमर के बाद में बताओ किसका नंबर लग, अरे फीमर 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 का, फीमर बोन जो होती है ना वो, फीमर बोन के बाद में किसका नंबर आता है? टीबिया, टीबिया बोन, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि परसेंटेज सेलुलराइजेशन ऑफ आरबीसी, हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा आरबीसी कौन बना के जाता है, उसके बाद कौन बनाता है, फिर कौन बनाता है। तो सबसे ज़्यादा कौन बनाता है बताओ? वर्टिबल कॉलम, फिर स्टर्नम का नंबर लगता है, फिर रिब्स का, फिर फीमर, और फिर टीबिया बोन। कौन सी बोन? टीबिया बोन, याद रखना इस चीज़ को आप, टीबिया बोन, राइट। तो आपको ये भी पता होना चाहिए परसेंटेज सेलुलराइजेशन ऑफ आरबीसी। मतलब टीबिया जो बोन होती है ना भाई, मतलब टीबिया जो बोन होती है, हम 20 साल की एज में, 20 साल की एज तक बनाती है, लिखना ना इस चीज़ को, 20 ईयर। जब आप 20 साल के हो जाते हो ना, 20 साल के होने के बाद आपकी टीबिया जो होती है, टीबिया बोन, ये आरबीसी बनाना क्या कर देती है? बंद कर देती है। केवल 20 साल की उम्र तक आरबीसी बनाती है। कितनी उम्र तक? 20 साल की उम्र तक। फीमर जो होता है ना, ये 40 ईयर बाद, 40 ईयर बाद आरबीसी नहीं बनाती है, याद रखना इस चीज़ को। 40 साल की उम्र तक आपकी फीमर बनाती है आरबीसी, उसके बाद आपकी फीमर आरबीसी बनाना बंद कर देती है। लेकिन ये वर्टिबल कॉलम, स्टर्नम और रिब्स, ये ज़िंदगी भर, जब तक आप जीवित हो तब तक ही आपके आरबीसी का फॉर्मेशन करती है, लाइफ टाइम। लिख लेना इसको, लाइफ टाइम, ठीक है। इसको लिखना ना, आफ्टर 40 ईयर, आफ्टर 40 ईयर आरबीसी फॉर्मेशन स्टॉप। आरबीसी फॉर्मेशन क्या कर देती है बताओ? आरबीसी फॉर्मेशन स्टॉप। और इसमें आप लिख लेना, आफ्टर 20 ईयर, आफ्टर 20 ईयर आरबीसी फॉर्मेशन स्टॉप, राइट। तो आप ये याद रखिए। अब आ जाओ, ये आपको पता होना चाहिए
इसके बाद एक लास्ट हम पढ़ लेते हैं कि LCR काम कैसे करता है। LCR, हाउ टू वर्क LCR, हाउ टू वर्क LCR काम कैसे करता है ये आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों बहुत आसान है, ये देखिए आप, ये मेरे पास एम्ब्रियो है। क्या चीज़ है मेरे पास? ये एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो की जो RBC जो होता है, एम्ब्रियो RBC, उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है, बताओ उसका फॉर्मूला क्या होता है? अल्फ़ा 2 एप्सिलॉन 2, ये तो होता है। एम्ब्रियो की बात कर रहा हूँ, एम्ब्रियो की, राइट, अल्फ़ा 2 एप्सिलॉन 2। तो यहाँ पर देखो कुछ इस प्रकार की कंडीशन होगी। यहाँ पे देखो अंदर की तरफ कैसी कंडीशन होगी, ये देखिए आप, ये देखिए, ठीक है भाई। आप लोग देखिए थोड़ा, देखो यहाँ पे तो हमारा क्या होगा? LCR, ठीक है। और देखो हम अंदर की तरफ केवल क्रोमोसोम नंबर 11 को बता रहे हैं आपको, 16 को नहीं बताएंगे। 16 से तो सीधी सी बात है, वहाँ से केवल एक चीज़ आएगा, अल्फ़ा, और वो अल्फ़ा सब में होता है। अल्फ़ा 2 एप्सिलॉन 2, अल्फ़ा 2 बीटा 2, अल्फ़ा 2 गामा 2, अल्फ़ा सब में आता है। तो हम यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 11 बताएंगे आपको, कैसे क्रोमोसोम नंबर, कैसे LCR स्विच करता है। स्विच का मतलब कैसे अल्फ़ा 2 बीटा 2 से अल्फ़ा 2 गामा 2 लेके जा रहा है, तो ये स्विच कैसे कर रहा है, कैसे ये कंट्रोल करके जा रहा है। तो भाई सीधी सी बात है, ये एम्ब्रियो है, ध्यान सुनना, ये आपका एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो के अंदर RBC कैसे होती है? अल्फ़ा 2 एप्सिलॉन 2, ये कंडीशन होती है ना एम्ब्रियो के अंदर। अब ध्यान से सुनना इस चीज़ को आप, अभी अभी ध्यान सुनना आप लोग इस चीज़ को। यहाँ पर होता है एप्सिलॉन, होता है ना भाई, ठीक है। यहाँ पर होता है क्या? एप्सिलॉन के अलावा यहाँ पे क्या होता है? बीटा, और क्या होता है? और एक होता है क्या? डेल्टा, ये तो होता है। अब ध्यान सुनना, अब देखो सबसे पहले एम्ब्रियो भाई, LCR है। LCR का काम क्या होता है? LCR का काम होता है कि किस चीज़ का ट्रांसक्रिप्शन, के कौन सी जीन ट्रांसक्राइब हो रही है उसका पता लगाना, ठीक है, कौन सी जीन ट्रांसक्राइब हो रही है उसका पता लगाना। तो भैया एम्ब्रियो है, अब एम्ब्रियो है तो आपको एक बात तो पता होगा कि एम्ब्रियो के अंदर RBC में हीमोग्लोबिन जो होता है वो कैसा होता है? अल्फ़ा 2 एप्सिलॉन 2। मतलब किस जीन का RNA पॉलीमरेज कहाँ पे आके बाइंड करेगा? बताओ, एप्सिलॉन के ऊपर आके बाइंड करेगा। तो यहाँ पर जो RNA पॉलीमरेज होगा अंदर की तरफ, वो RNA पॉलीमरेज क्या करेगा? इधर जाएगा और यहाँ बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद में, ध्यान से सुनना इस चीज़ को आप लोग, यहाँ बाइंड करने के बाद में क्या होगा? यहाँ पर कुछ यहाँ पे क्या होगा? कुछ को एक्टिवेटर प्रोटीन आएंगे, कुछ को एक्टिवेटर प्रोटीन। ये देखो ये प्रोटीन्स आ रहे हैं यहाँ पे कुछ, जो इस प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं। और ये जो को एक्टिवेटर प्रोटीन है ना, इसका नाम पता है क्या है? इसका नाम है को एक्टिवेटर प्रोटीन। ये को एक्टिवेटर जो होते हैं ना, ये एक तरह से प्रोटीन होते हैं। आप तो याद रखो, ये को एक्टिवेटर होते हैं और ये होते क्या है? ये प्रोटीन होते हैं। ये को एक्टिवेटर करते क्या है? इन को एक्टिवेटर के पास DNA बाइंडिंग डोमेन एब्सेंट होता है। देखो ये DNA के साथ बाइंड कर रहे हैं क्या? ये रहा DNA के साथ बाइंड नहीं कर रहे, लेकिन इनके पास में एक डोमेन मिलता है, उसका नाम होता है RNA पॉलीमरेज बाइंडिंग डोमेन। कौन सा डोमेन होता है इनके पास में? RNA पॉलीमरेज बाइंडिंग डोमेन। इसलिए देखो ये RNA पॉलीमरेज के साथ बाइंड करता है। साथ ही यहाँ पर कुछ एक्टिवेटर होते हैं, यहाँ पर कुछ एक्टिवेटर होते हैं। ये एक्टिवेटर इससे कनेक्टेड रहते हैं। ये एक्टिवेटर होते हैं ना, ये भी प्रोटीन होते हैं, ठीक है। ये एक्टिवेटर कहाँ पे होते हैं बताओ? LCR पे। ये एक्टिवेटर किससे बाइंड होते हैं? ये को एक्टिवेटर से बाइंड होते हैं। और को एक्टिवेटर किससे बाइंड होता है? RNA पॉलीमरेज से। और फाइनली RNA पॉलीमरेज कहाँ पे है? ये इस चीज़ को इसको बताते हैं और ये इसको बताते हैं और LCR को पता लगता है। समझ पा रहे हो क्या? बहुत ईजी कहानी है। देखो भाई, RNA पॉलीमरेज आके बाइंड किया एप्सिलॉन पे। क्यों बाइंड किया? क्योंकि भैया एम्ब्रियो की RBC है, एम्ब्रियो के अंदर RBC के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन कैसा होता है? अल्फ़ा 2 एप्सिलॉन 2। तो क्रोमोसोम नंबर 11 है। अब देखो अल्फ़ा 2 उधर से आ चुका है, लेकिन वो वेट कर रहा है कि एम्ब्रियो है तो मेरा एप्सिलॉन आएगा, अब आएगा। तो भैया इधर RNA पॉलीमरेज हो, उसने कहा कि कब तक आएगा भाई मेरा एप्सिलॉन? तो RNA पॉलीमरेज ने कहा थोड़ा सा वेट करो। RNA पॉलीमरेज यहाँ पे जाता है, इधर जाके बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद में RNA पॉलीमरेज क्या करता है? इस एप्सिलॉन का ट्रांसक्रिप्शन करवाता है, इसका ट्रांसलेशन करवाता है, जिससे हमारे पास एप्सिलॉन चेन बनती है।
लेकिन भैया LCR का काम क्या होता है? लोकस कंट्रोल रीजन, सीधी सी बात है, यही तो आगे जाके कंट्रोल करेगा सारा प्रोसेस। तो इसको पता भी तो होना चाहिए ना कि कौन से जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो यहाँ पर इस RNA पॉलीमरेज से कुछ को एक्टिवेटर बाइंड करते हैं और ये को एक्टिवेटर आगे जाके एक्टिवेटर से बाइंड करते हैं। ये एक्टिवेटर LCR से बाइंडेड रहते हैं। तो ये LCR से बाइंडेड रहते हैं, तो यहाँ से ये मैसेज जाता है LCR के पास में कि भैया एप्सिलॉन का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। ठीक है भैया, एप्सिलॉन का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, मतलब अब फिक्स हो चुका है कि ये एम्ब्रियो है और एम्ब्रियो के अंदर अब हमें क्या करना है, उस अल्फा 2 और इस एप्सिलॉन 2 को मिला देना है और जिससे हमारे पास जो हीमोग्लोबिन बनेगा वो क्या बनेगा, अल्फा 2 एप्सिलॉन 2। और याद रखना एम्ब्रियो के अंदर एक कंडीशन होती है, एम्ब्रियो के अंदर जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होती है ना, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन क्या होती है एम्ब्रियो में, लो होती है। इस चीज़ को भी आप याद रखना। तो ये बात हो गई कि LCR ने कैसे काम किया। यहाँ पे LCR का क्या वर्क है, तो LCR ट्रांसक्राइब करके जा रहा है, LCR ट्रांसक्राइब करके जा रहा है। कैसे, देखो यहाँ पे देखना, एक बार दोबारा समझा देता हूँ आपको। एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो की RBC में हीमोग्लोबिन कैसा होता है, अल्फा 2 एप्सिलॉन 2। एम्ब्रियो में कंसंट्रेशन कैसे होती है O2 की, लो कंसंट्रेशन होती है। अच्छा अब देखो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 11 है, LCR है, यहाँ पे एप्सिलॉन है, बीटा है और डेल्टा है। तो RNA पॉलीमरेज आएगा और RNA पॉलीमरेज कहाँ पे आके बाइंड करेगा, एप्सिलॉन के ऊपर। ठीक है, एप्सिलॉन को बाइंड करेगा, साथ ही इसके ऊपर कुछ को एक्टिवेटर आके बाइंड करेंगे, को एक्टिवेटर के ऊपर कुछ एक्टिवेटर आके बाइंड करेंगे। ये एक्टिवेटर LCR से कनेक्टेड रहते हैं। अब LCR जी भैया बोल देंगे कि ठीक है भैया इसका ट्रांसक्रिप्शन करवा दो आप। क्यों, क्योंकि ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो है मतलब हमें अल्फा 2 एप्सिलॉन 2 बनाना है। इसका ट्रांसक्रिप्शन करवा दो आप, इसका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगा जिससे हमारे पास एप्सिलॉन क्या बनेगी, चेन बनेगी। ये एप्सिलॉन चेन जाएगी किसके पास में, अल्फा 2 चेन के पास में, और ये अल्फा 2 चेन के साथ जैसे ही मिलेगी तो हमारे पास जो एम्ब्रियो के अंदर हीमोग्लोबिन होता है वो बन जाएगा। नाम क्या होता है उसका, अल्फा 2 एप्सिलॉन 2। लेकिन जैसे ही हम एम्ब्रियो से, ध्यान सुनना, हम जैसे ही एम्ब्रियो से एडल्ट की तरफ जाएंगे, एम्ब्रियो से एडल्ट की तरफ हम जाते हैं ना बच्चों, तो याद रखना जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होती है वो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन क्या होती है, हाई हो जाती है, जिससे यहाँ पर जो RBC होगी उस RBC के अंदर हीमोग्लोबिन जो होगा उस हीमोग्लोबिन का अल्फा 2 बीटा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्फा 2 बीटा 2। हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा बताओ, चेंज हो जाएगा। अब ये चेंज कैसे हुआ भाई, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई, तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई है, तो हमारा जो LCR है वो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करके जा रहा है कि भैया ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, मतलब ये एम्ब्रियो तो नहीं है, ये एडल्ट है, ये एडल्ट कंडीशन आ चुकी है। तो अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, अब हमें इस एप्सिलॉन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं करवाना है। क्यों नहीं करवाना है भाई, सीधी सी बात है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, तो अब हम इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं करवाएंगे। तो अब ये LCR क्या करेगा, इसके ट्रांसक्रिप्शन को तो स्विच करेगा, रोकेगा, और किसका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर देगा, इसका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर देगा, किसका, बीटा का। भाई एप्सिलॉन का ट्रांसक्रिप्शन स्विच कर देगा और बीटा का ट्रांसक्रिप्शन क्या कर देगा, स्टार्ट करेगा। तो अब जो हमारे पास RBC के अंदर हीमोग्लोबिन बनेगा वो क्या बनेगा, अल्फा 2 बीटा 2, राइट। तो आपको ये बात याद रखनी है, बहुत ईजी बात है, कुछ भी नहीं है। फिर से बता रहा हूँ, एम्ब्रियो के अंदर RBC ये वाली होती है। एम्ब्रियो के अंदर कंडीशन कैसी होती है, लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होती है, लो O2 कंडीशन होती है। यहाँ पर यहाँ पे LCR किसका ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा, एप्सिलॉन का ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा, और एडल्ट RBC के अंदर ये कंडीशन होती है। तो अब भी क्या एप्सिलॉन का ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा या एप्सिलॉन को स्विच करके बीटा का ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा एम्ब्रियो के अंदर LCR। तो आप देखो अब ये क्या करेगा, अब इस एप्सिलॉन का ट्रांसक्रिप्शन ना करवा के इस बीटा का ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा, जिससे क्या बनेगा, अल्फा 2 बीटा 2, और सीधी सी बात है हमारे पास कौन सा आ जाएगा, हीमोग्लोबिन, एडल्ट हीमोग्लोबिन, राइट। तो ये हमारी बात हो गई जो मैं आपसे करना चाह रहा था। तो ये इस प्रकार से हमारा LCR वर्क करता है। तो ये तो मैंने आपको क्या बताया, ये मैंने आपको केवल एम्ब्रियो को बताया है। अब अपन चलते हैं एडल्ट के ऊपर, तो इसका भी बना लो साथ में, है ना। तो एडल्ट में कुछ भी नहीं करना आपको, सारा डायग्राम सेम रहेगा, बस इसको यहाँ पे चेंज कर देना है, कुछ भी नहीं करना, सारा डायग्राम सेम रहेगा। ये आपका जो RNA पॉलीमरेज है ना भैया, ये आपका जो RNA पॉलीमरेज है सारा कुछ सेम रहेगा भैया ना। ये देखो ये तो आपका एप्सिलॉन था। अब ये आपका RNA पॉलीमरेज कहाँ आके बाइंड करेगा बताइए। अब आपका जो RNA पॉलीमरेज है वो कहाँ आके बाइंड करेगा, यहाँ बाइंड नहीं करेगा, ये बाइंड करेगा यहाँ जाके, और यहाँ जाके बाइंड करेगा। और यहाँ पर क्या आएंगे बताओ, यहाँ पर आपके पास को एक्टिवेटर आएंगे, ये रहे को एक्टिवेटर। ये को एक्टिवेटर किससे बाइंड करेंगे बताओ, ये बाइंड करेंगे एक्टिवेटर के साथ में। और कंडीशन क्या होगी, अब इसका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगा। पहले किसका हो रहा था, इसका हो रहा था,
जिससे अब क्या बनेगा, बीटा चेन बनेगी। और बीटा चेन बनेगी तो ये बीटा चेन किसके पास जाएगी बताओ, ये जाएगी अल्फ़ा चेन के पास में। और जब बीटा और अल्फ़ा चेन दोनों मिलेंगे तो बताओ क्या बनेगा हमारे पास, अल्फ़ा टू बीटा टू। तो मतलब एलसीआर ने किया क्या है, एलसीआर का काम क्या है, तो आप एक चीज़ लिख सकते हो, एलसीआर का काम क्या होता है, स्विच करने का, स्विच करने का काम होता है इसका। क्या काम करता है, स्विच करने का काम करता है। स्विच कैसे किया इसने, एप्सिलॉन जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था पहले, बाद में किसका ट्रांसक्रिप्शन, ये तो एम्ब्रियो वाली कंडीशन थी, बाद में किसका ट्रांसक्रिप्शन करवा दिया इसने, बीटा जीन का ट्रांसक्रिप्शन करवा दिया एडल्ट के अंदर। ठीक है, तो ये हमने एडल्ट का बना लिया। करना क्या चेंज है आपको, केवल इतना सा चेंज कर देना है, राइट। और बना लो, इसको दोबारा बनाना पड़ेगा आपको। वहाँ पे तो एम्ब्रियो डाल के करना, एम्ब्रियो डाल के लिख लेना, यहाँ तक की कंडीशन लिखना, राइट, पहले वाले के अंदर, और सेकंड वाले में नीचे का लिख लेना, एडल्ट आरबीसी ये लिख के और ये दोबारा बना लेना। वहाँ पे एम्ब्रियो आरबीसी ये लिख के वो बनाना था, और यहाँ पे एडल्ट आरबीसी ये लिख के ये बनाना है। एक्टिवेटर और को एक्टिवेटर प्रोटीन का काम पता होना चाहिए आपको, पता होना चाहिए कि एक्टिवेटर प्रोटीन किससे बाइंड कर रहा है और को एक्टिवेटर प्रोटीन किससे बाइंड कर रहा है और क्यों बाइंड कर रहा है। तो हमने एलसीआर को पढ़ लिया, कैसे एलसीआर काम करता है।